नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आज रात इजराइल पर बड़े हमले का अंदेशा है। पेंटागन ने जारी किया है हमले का अलर्ट। हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स कर सकती है हमला। उत्तरी बॉर्डर पर आईडीएफ ने लगाया है 3 लेयर डिफेंस सिस्टम। गोलन हाइट्स पर भी इजराइल ने भेजे हैं अतिरिक्त सैनिक। तो इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए। 5 अक्टूबर की रात को बेरूत पर 9 चरणों में बम वर्षा की गई है। इन हमलों में हिजबुल्लाह का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, तेल डिपो, सुरंगों पर इजराइल ने बंकर बस्टर बमों से हमले किए हैं। इजरायली हमलों से लेबनान पूरी रात दहलता रहा। बेरूत में जहां हमले हुए वहां TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। देखिए हिजबुल्लाह पर इजराइल ने कितना बारूद बरसाया है और कैसे हिजबुल्लाह पर हमलों से ईरान इजराइल की सीधी जंग शुरू होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ज्यादा मैसिव एयर स्ट्राइक्स की हैं कि अभी भी यहाँ पर आप धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। देखिए आप अगर ये आवाज सुन रहे हो, फिर यहाँ पर पीछे की तरफ बड़ी दूसरी जगह एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। 5 अक्टूबर की रात बेरूत के लिए सबसे विनाशक साबित हुई है। इजराइल ने दक्षिणी बेरूत के कई इलाकों को मलबे खंडर में बदल दिया। पूरी रात बेरूत का बड़ा इलाका इजरायली वायुसेना के हमलों से दहलता रहा। बेरूत के दाहिया इलाके में इजराइल ने बमबारी शुरू की और इसके बाद वायुसेना के विमान पूरी रात बेरूत पर बम बरसाते रहे। रात भर में इजरायली सेना ने बेरूत पर 100 टन से ज्यादा बारूद बरसाया। इजरायली सेना ने दाहिया की उस इमारत पर बमबारी की जिसमें IRGC और हिजबुल्लाह के कमांडरों की मीटिंग चल रही थी। 6 अक्टूबर की सुबह इस इमारत के करीब TV9 की टीम पहुंची। 5 अक्टूबर की रात इसी इमारत में हिजबुल्लाह और IRGC की मीटिंग चल रही थी और मौके से हाल बताने के लिए खतरनाक वॉर जोन में TV9 की टीम पहुंची। इतनी ज्यादा मैसिव एयर स्ट्राइक्स की हैं कि अभी भी यहाँ पर आप धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं और ये आलम है इस समय बेरूत के अंदर। और ये बेरूत वो इस समय वॉर फ्रंट बन चुका है जहां पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। और देखिए अभी क्योंकि मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी देखिए अब यहाँ के ताज़ा हालात क्या। हालांकि अभी हमको कहा गया है कि जब तक ये अपनी काबू ना पाले तब तक आप इनसे दूर रहिएगा, क्योंकि कभी भी यहाँ के इन इलाकों के अंदर बड़ी एयर स्ट्राइक दोबारा से कर दी जाती है, क्योंकि जब भी हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडर्स यहाँ मौजूद होते हैं। और देखिए आप अगर ये आवाज़ सुन रहे हो, फिर यहाँ पर पीछे की तरफ बड़ी दूसरी जगह एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। बेरूत पर अब से पहले इतने जबरदस्त हमले इजराइल ने नहीं किए थे। रात भर बेरूत के आसमान पर फाइटर जेट गरजते रहे। बेरूत पर रुक रुक कर बमबारी होती रही। 5 अक्टूबर की रात इजराइल ने 9 चरणों में बेरूत पर बमबारी की। बेरूत पर 30 से ज्यादा बार बमबारी की गई। बेरूत के रफीक अल हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी बम बरसाए गए। एयरपोर्ट के करीब गोल्डन प्लाजा पर सबसे ज्यादा हमले किए गए। इजरायली बमबारी से बेरूत एयरपोर्ट की बिजली सप्लाई ठप हो गई। दक्षिणी बेरूत के लाइलाकी, ताहविता, बुर्ज अल बराजने और हारित पर सबसे ज्यादा बम बरसाए गए। दक्षिणी लेबनान पर यह अब तक के सबसे बड़े हमले हैं।
नुकसान समझिए, इम्पैक्ट समझिएगा उस वेपन्स का। ये देखिए हिजबुल्लाह के जो अपने जो आप कह सकते हैं फ्लैग, तो वो वहाँ आप देख सकते हैं। ये पूरा इलाका आप देखें कैसे आप बड़े बड़े कंक्रीट के जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स थे, ये एक मिट्टी की रेत की तरह ढह गए, ये रेत की तरह ढह गए। और ये देखिए अभी अगर आप देखें ये एक्सप्लोजिव, आपको उनकी स्मेल आप उनको सूंघ पाएंगे यहाँ की एयर के अंदर। और ये देखिए अभी भी इस इमारत के अंदर भी आग लगी हुई है। इजराइल ने बीती रात एक साथ 3 फ्रंट पर हमले किए। लेबनान पर 30 से ज्यादा स्ट्राइक की गई और इसके साथ ही 5 अक्टूबर की रात इजराइल ने गाजा पर भी हमले किए। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा पर 60 से ज्यादा हमले किए गए। लेबनान में 13 लोगों की मौत की खबर है, तो गाजा में 30 लोग बमबारी में मारे गए हैं। सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर भी बीती रात इजराइल ने हमले किए। 5 अक्टूबर के बेरूत हमलों में हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इजरायली वायुसेना ने पूरी रात बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर बमबारी की। इस हमले में हिजबुल्लाह की 250 मीटर लंबी सुरंग नष्ट कर दी गई। हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर हमले किए गए और इसमें बहुत बड़ी संख्या में हथियार नष्ट हुए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह की एलीट रादवान ब्रिगेड के कैंप पर भी हमले हुए। बीती रात इजरायल के हमलों में हिजबुल्लाह के 440 लड़ाके मारे गए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के फ्यूल डिपो को भी नष्ट कर दिया गया। इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। गाजा की तरह ही हिजबुल्लाह ने भी दक्षिणी लेबनान में सुरंगों का लंबा जाल तैयार किया है। बीती रात इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान की एक सुरंग को तबाह कर दिया और इसकी तस्वीरें भी जारी की। इजराइल ने बेरूत में फ्रांस की टोटल एनर्जी कंपनी के गैस स्टेशन को भी तबाह कर दिया। इजराइल ने फ्रांस के हथियार बिक्री रोकने के फैसले के बाद यह हमला किया। मैक्रो के इस फैसले पर इजरायली पीएम भड़क भी गए। इजराइल पर फ्रांस और ब्रिटेन ने हथियार प्रतिबंध लगाए हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब इजराइल को सबसे ज्यादा हथियारों की जरूरत है। इसीलिए इजराइल अमेरिकी खेमे के देशों पर भड़का हुआ है। इजराइल का टारगेट है अपने लिए खतरा बन चुके सभी प्रॉक्सी संगठनों पर हमले करके उन्हें कमजोर करना। गाजा के बाद अब लेबनान और सीरिया पर हमले किए जा रहे हैं। लेबनान पर भीषण हमलों के चलते यहां से पलायन भी तेज हो गया है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग लेबनान छोड़ चुके हैं। ये लोग लेबनान से सीरिया के सीमाई इलाकों में शरण लेने के लिए जा रहे हैं। इजराइल ने 6 अक्टूबर की सुबह को एक बार फिर लेबनान के कुछ इलाकों को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। यहां से भी लोग इलाके खाली कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल का अगला टारगेट बेरूत के यही इलाके हैं। लेबनान का हाल गाजा जैसा होता जा रहा है, और जैसे जैसे लेबनान संकट बढ़ रहा है, ईरान पर इजराइल के साथ जंग छेड़ने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लेबनान की बढ़ती जंग कभी भी ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और बड़ी खबर है, लेबनान की राजधानी बेरूत पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में एक मस्जिद पूरी तरह तबाह हुई। आईडीएफ का दावा, मस्जिद में हिज्ब का अंडरग्राउंड बेस था। हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की आशंका। तो इजरायल से ऐलान हो चुका है और ईरान पर एक बड़े हमले का काउंटडाउन जारी है। लेकिन सवाल है कि इजरायल कहां और कैसा हमला करेगा। शनिवार रात को ही इजरायल के पहले प्रहार की आशंका नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच ईरान में भूकंप के झटकों ने कई सवाल उठाए। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट किया है, जिसकी वजह से इजरायल का हमला टल गया। इजरायल के सामने कई चुनौतियां हैं, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार की धमकी दी है और माना जा रहा है कि यह 7 तारीख को, यानी जो कल है तारीख, इजरायल हमलों की शुरुआत कर देगा।
शनिवार की रात गजब की हलचल थी। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ देर में इसी तरह से कई मिसाइलें लॉन्च होंगी। बस कुछ देर बाद कई ड्रोन आसमान में नजर आएंगे। इन्हीं आशंकाओं के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू सामने आए। उन्होंने जो बातें कही उससे कुछ ही पल में ईरान पर हमले की आशंका और मजबूत हो गई। इजरायली पीएम के संबोधन के बाद ही ईरान की सेना हरकत में आ गई। तमाम एयर डिफेंस हाई अलर्ट मोड में आ गए। एक बड़े घमासान की आशंका में कई देशों में खलबली मच गई। अरब देशों से उड़ने वाले विमानों ने रूट बदल लिया। ईरान की तरफ से आसमान में एक भी विमान नहीं गुजर रहा था। ईरान ने भी एक बड़ा ऐलान किया। ईरान ने पश्चिम दिशा में एयर स्पेस को बंद कर दिया। 9 अक्टूबर तक ईरान ने उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। यूएई और सऊदी की विमान कंपनियों ने खुद ईरान से दूरी बना ली थी। ईरान के इस कदम से साफ हो गया था कि इजराइल के हर हमले का जवाब देने की तैयारी। ईरान की मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार थी, लेकिन ईरान इजराइल के पहले प्रहार का इंतजार कर रहा था। ईरान के करीब समुद्र में भी हलचल थी। ईरान ने शनिवार से पहले ही अपने बंदरगाहों को खाली करा लिया था। ईरान की नौसेना के जहाज समुद्र में लौट गए थे। इसी बीच ईरान को खबर मिली कि ईरान के करीब अमेरिका के विमान रेकी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के करीब अमेरिकी -8 विमान के होने की जानकारी मिली। -8 का इस्तेमाल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA करती है। इसी के साथ अमेरिकी वायुसेना के 2 टोही विमान भी ईरान के करीब थे। दोनों विमान फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहे थे। इसके अलावा एक एवॉक्स E-3B सेंट्री विमान भी ईरान के करीब मौजूद था। अमेरिका के इतने जासूसी विमानों की मौजूदगी का मतलब यही निकाला गया कि इजराइल के हमले से पहले अमेरिका ईरान की तैयारियों की निगरानी कर रहा था। लेकिन तभी एक और बड़ी खबर है। पता चला कि तेहरान के करीब रेक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिस इलाके में भूकंप आया वहां ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना है। आशंका है कि ईरान ने परमाणु बम का एक और टेस्ट किया है। अंडरग्राउंड टेस्ट की वजह से ही तेहरान के आसपास झटके महसूस किए गए। युद्ध का माहौल और हमले की आशंका के बीच ईरान में आए भूकंप को कुदरती नहीं माना जा रहा है। अमेरिका के इतने जासूसी विमानों की मौजूदगी भी ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका को मजबूत कर रही है। इन तमाम घटनाओं के बीच आखिरकार इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला भी नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल हमला करने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमला कहां किया जाए ये तय करना मुश्किल हो रहा है। इजराइल तमाम तैयारियों के बावजूद लाचार क्यों है, ये आपको दिखाते हैं। तो इजराइल ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन ईरान के बड़े ठिकाने जमीन के नीचे मौजूद हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन को रखने के लिए अंडरग्राउंड गोदाम बनाए हुए हैं। इन ठिकानों पर पहाड़ का मजबूत कवच है। इस पर धमाके बेअसर होते हैं। इनकी एंट्री पर हमला मुमकिन है, लेकिन ये धमाकों को झेलने की ताकत रखते हैं। ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन के जिन 2 ठिकानों पर यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, वो दोनों प्लांट भी जमीन के नीचे हैं।
ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट और नतांज न्यूक्लियर सेंटर भी पहाड़ के नीचे है, जहां कंक्रीट की दीवार मौजूद है। ये ठिकाने जमीन से कई मीटर नीचे हैं। अब इजरायल की पहले की तरह ईरान के एयर डिफेंस पर हमला कर सकता है, जो कि तेहरान, इस्फहान और फारस की खाड़ी में तैनात है। इस्राइल के लिए ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल है। ईरान की न्यूक्लियर साइट या किसी मिलिट्री ठिकाने को तबाह करने के लिए इस्राइल को अमेरिका की मदद लेनी पड़ेगी। ईरान ने जिस तरह से अपने हथियार के बेस और सैन्य बेस को सुरक्षित बनाया है, उससे अमेरिकी बम से ही तबाह किया जा सकता है। ईरान के इन पहाड़ों को भेदने के लिए अमेरिका के शक्तिशाली बम की जरूरत है। अमेरिकी GBU-57A/B बम ईरानी पहाड़ों को भेद सकते हैं। अमेरिका का यह बम जमीन के भीतर कई मीटर नीचे जा सकता है। पत्थर और मजबूत कंक्रीट की दीवारों को भेदने की ताकत रखता है। लेकिन अमेरिकी बम को ड्रॉप करने के लिए भी इजराइल को अमेरिकी बॉम्बर की मदद लेनी होगी। अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर से ही GBU-57 बम से हमला किया जा सकता है। अमेरिका हालांकि इजराइल की पूरी मदद कर रहा है। शनिवार की रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ टेल अवीव में थे। हमले की प्लानिंग को फाइनल करने में सेंट्रल कमांड के चीफ की अहम भूमिका थी। माना जा रहा है कि इजराइल के वैसे टारगेट सेलेक्ट किए हैं जो जमीन पर हैं और जिन पर हमला करना आसान हो सकता है। इजराइल के तेल ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। फारस की खाड़ी में खार्ग द्वीप पर बड़ा तेल ठिकाना है। इराक की सीमा के करीब भी ईरान का तेल भंडार है। इजराइल ईरान के राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम लीडर खामनेई के घर को भी निशाना बना सकता है। इसके अलावा IRGC के मुख्यालय पर भी बमबारी की जा सकती है। इजराइल से इन खतरों के बीच ईरान ने एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने वीडियो से अपनी सेना की तैयारी और ताकत का प्रदर्शन किया है। ईरान ने वीडियो से धमकी दी है कि इजराइल के हर हमले का कैसे जवाब दिया जाएगा। ईरान ने एक वीडियो जारी करके इजराइल के एटमी ठिकाने को तबाह करने की धमकी दी। वीडियो में इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करने की धमकी। ईरान का दावा है कि चंद मिनटों में मिसाइल से इजरायली एटमी प्लांट को नष्ट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बेरूत के दाहिए में इजरायल की F-35 से बमबारी। बड़ी खबर है, दाहिए के रिहायशी इलाकों में गिराए गए बम। हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है इजरायल ने। तो इजरायल ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि वो 7 अक्टूबर को हमास जैसा हमला कर सकता है। इस हमले का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के निर्देशों पर तैयार हुआ है। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, बल्कि दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन भी इजरायल को दहलाने के लिए हुंकार भर रहे हैं। हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं, जबकि हौती ने लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले करने का ऐलान कर दिया है। अब इजरायल को 7 फ्रंट पर, समझिए एक फ्रंट पर युद्ध लड़ना मुश्किल है, वो 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है और लड़ सकता है, क्योंकि अरब में पहली बार ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर इजरायल पर हमला करने की तैयारी में। पिछले साल 7 अक्टूबर को मिले इजराइल के जख्म अभी भरे नहीं कि फिर से ईरानी प्रॉक्सी तबाही मचाने की धमकी दे रहे हैं।
इस बार इजराइल दहलाने का प्लान पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस बार प्लान ईरान ने तैयार किया है और खामनेई ने इसे फाइनल अप्रूवल दे दिया है। पहले ईरान का ब्लूप्रिंट समझिए। दरअसल खामनेई ने ईरानी प्रॉक्सी कमांडर्स के साथ मीटिंग की और हर कीमत पर इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेने का फरमान जारी कर दिया और इसके लिए 7 अक्टूबर का दिन चुना है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जबरदस्त हमला किया था। अब एक बार फिर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की घेराबंदी करके तबाही की स्क्रिप्ट लिखने को तैयार है। खामनेई के फरमान के बाद IRGC एक्टिव है। उन्होंने ईरानी प्रॉक्सी को अपने लड़ाके इजराइल की घेराबंदी के लिए भेजने को कहा है। उधर ईरान की सेना भी अलर्ट मोड में है। अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान तुरंत एक्शन में आ जाएगा और इजराइल के सैन्य ठिकानों को उड़ा देगा, ठीक अपने पिछले हमले की तरह। जबकि इजराइल को इसका अंदेशा है, इसलिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया गया है। मोसाद के एजेंट उन तमाम देशों में जा घुसे हैं जहां से इजराइल पर हमला हो सकता है। इजराइल की तरफ से बयान जारी हुआ है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। 7 अक्टूबर की बरसी आतंकियों का समूह हमारे देश में घुसने की कोशिश करेगा। हमारी सेना उन्हें कुचल कर रख देगी। बॉर्डर पर हाई लेवल की तैयारियां हमने की, यानी इजराइल इस वक्त पूरी तरह सतर्क है। वो किसी भी कीमत पर 7 अक्टूबर को दोहराने नहीं देगा। जबकि ईरानी प्रॉक्सी 7 अक्टूबर पार्ट 2 का खूनी खेल खेलने पर आमदा है। नसरल्लाह की मौत के बाद से हिजबुल्लाह लड़ाके आक्रोशित हैं। इस वक्त वही सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। पिछले 48 घंटों में उसने इजराइल में 10 से ज्यादा जगह पर हमले किए। सबसे ज्यादा अटैक गलीली में किए गए, जहां उस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जिसने इजराइल के मार्कावा टैंक को मार गिराया। पिछले 6 दिन में 6 टैंक हिजबुल्लाह ने मार गिराए। दूसरी तरफ हूती के लड़ाके बोट में बैठकर इजराइल की तरफ निकल पड़े, जबकि लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हमला करने के बाद टास्क फोर्स पर रॉकेट दागे, जिसके बाद अमेरिका ब्रिटेन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है और यमन में हूती ठिकानों पर हमले किए। जबकि दूसरे ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल को घेरने पहुंच गए। उत्तरी बॉर्डर के अलावा गोलन हाइट्स फ्रंट पर बड़ी जंग होने के आसार बन चुके हैं। तो देखिए, ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में इजराइल फंसता दिख रहा है, क्योंकि गाजा फ्रंट से हमास फिर एक्टिव हो गया है। उसके 40,000 लड़ाके बदला लेने के लिए बेचैन है। लेबनान फ्रंट से हिजबुल्लाह के 1 लाख लड़ाके उत्तरी बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए तैयार है, जबकि सीरिया फ्रंट से जैनबिया और फातिमिया ब्रिगेड के 30,000 लड़ाके हिजबुल्लाह की मदद करने लेबनान पहुंच रहे हैं। इसी तरह इराक से कताइब हिजबुल्लाह और हरकत अल नुस्बा के 70,000 लड़ाके हमले की तैयारी में है, जबकि बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड ईरानी प्रॉक्सी के 6,000 लड़ाके तैयार है। जबकि IRGC अपनी 1.5 लाख फोर्स के साथ ईरानी प्रॉक्सी की मदद का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा यमन में मौजूद हूती के 30,000 लड़ाके लाल सागर के अलावा इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि हिजबुल्लाह ने तो हमले शुरू भी कर दिए हैं। उत्तरी बॉर्डर पर यह मिसाइल स्ट्राइक का वीडियो है, जिसमें एक साथ कई मिसाइल उत्तरी बॉर्डर पर गिरी। इसी तरह हाइफा के पास कई मिसाइलें गिरी। हालांकि IDF का दावा है कि आयरन डोम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। हिजबुल्लाह के हमले इतने विध्वंसक थे कि एक पुलिस स्टेशन पूरी तरह खाक हो गया। ये उसी का वीडियो है।
कारमेल में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए। कई रॉकेट रिहायशी इलाकों पर गिरते दिखाई दिए। कई के विस्फोट का वीडियो भी सामने आया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पिछले 48 घंटे में 100 से ज्यादा जगह हमले किए हैं। उसने यहां तक कहा है कि यह सिर्फ ट्रेलर है। तबाही की पूरी पिक्चर 7 अक्टूबर को दिखाई देगी। हिजबुल्लाह ठीक हमास जैसा हमला कर सकता है। इसके लिए 2 चरणों में हमले का प्लान है। सबसे पहले लितानी पार मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों से रॉकेट स्ट्राइक की जा सकती है, जिसके टारगेट पर उत्तरी बॉर्डर पर मौजूद आईडीएफ सैन्य ठिकाने हैं। ऐसा करके हिजबुल्लाह इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की तैयारी में है। साथ ही टैंक और मिसाइल लॉन्चर को नष्ट करने का प्लान है। उत्तरी बॉर्डर और गोलान हाइट्स पर हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया गया है, जिससे इजरायली फोर्स को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। हिजबुल्लाह का साथ दे रहे हमास और हूती लड़ाके भी लेबनान पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण में हिजबुल्लाह डिफेंस सिस्टम नाकाम होते ही लड़ाके उत्तरी बॉर्डर के अंदर भेज देगा। उत्तरी बॉर्डर के पास छुपे उसके लड़ाके एक्टिव हो जाएंगे, जो पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमास जैसे हमले की तरह अटैक करेंगे। हिजबुल्लाह लड़ाके मोटराइज पैराग्लाइडर्स से घुसपैठ करेंगे, उत्तरी बॉर्डर के रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाएंगे। इस दौरान कुछ लड़ाके आईडीएफ सैनिकों को उलझाए रखेंगे। इसके लिए हमास ने 1000 कमांडो और पैराट्रूपर्स लेबनान भेजे हैं। हालांकि इजराइल भी पलटवार कर रहा है। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक से दहला रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर को लेकर इजराइल डरा भी हुआ है, इसलिए अमेरिका से सुरक्षा में मदद मांगी है, जिसके बाद अमेरिका ने लेबनान और ईरान के पास अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ईरान ने 7 अक्टूबर को इजराइल दहलाने की धमकी दी है। बड़ी खबर है। डिमोना एटॉमिक सेंटर को मिनटों में उड़ाने की धमकी दी है इजराइल ने। ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर सेंटर उड़ाने का वीडियो जारी किया। ईरान ने वीडियो में डिमोना सेंटर पर बमबारी दिखाई गई है। तो प्रॉक्सी संगठन ईरान की सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी सप्लाई चेन इजराइल ने काट दी है। खबर है कि ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी मारे जा चुके हैं। दावा है कि कानी की मौत लेबनान के दाहिया में हुई। वो उसी बंकर में मौजूद थे जिसे 72 घंटे पहले इजराइल ने 3000 किलो बारूद बरसाकर उड़ा दिया था। हालांकि अभी तक कानी की मौत की पुष्टि नहीं है, लेकिन वाकई ऐसा है तो ये ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं सबसे बड़ा झटका है। तारीख 4 अक्टूबर, वक्त नसरल्लाह को दफनाने से 12 घंटे पहले, जगह बेरूत, लेबनान। इजराइल एयरफोर्स ने बेरूत के दाहिया में बड़ी एयर स्ट्राइक की। एक के बाद एक 15 स्ट्राइक से पूरा इलाका दहल उठा। इजराइल के टारगेट पर नसरल्लाह के उत्तराधिकारी यानी हिजबुल्लाह का अगला चीफ हाशिम सैफी अल दीन था, जो हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बंकर में मीटिंग के लिए पहुंचा था। हमलों में हाशिम सैफी की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। दावा है कि दाहिया में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी मौजूद थे। वो हाशिम सैफी से मीटिंग के लिए पहुंचे थे। मीटिंग का एजेंडा नसरल्लाह की अंतिम यात्रा थी और हिजबुल्लाह को फिर मजबूत करने का प्लान पर चर्चा। इसी दौरान इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक के वक्त अगर मीटिंग में कानी मौजूद था तो उसके जिंदा होने की उम्मीद बेहद कम है।
क्योंकि इस मीटिंग में मौजूद हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद राशिद सकाफी और मोहम्मद यूसुफ अनीसी के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी। वहीं हमले के बाद से हाशिम सैफी का कोई अता पता नहीं। हालांकि इस्माइल कानी जिंदा है या मुर्दा, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। कुवैत के अखबार अल जारिद के मुताबिक हमले में इस्माइल कानी घायल है। कानी के कंधे, छाती और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सऊदी अरब के अखबार ने सूत्रों से खबर दी है कि इजराइल हमले में कुद्स फोर्स का कमांडर इस्माइल कानी मारा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल मीडिया का भी दावा है कि इस्माइल कानी हमले में मारा जा चुका है। दावा है कि इजरायली सेना कानी की मौत की जांच कर रही है। दाहिया में आईडीएफ का हमला अब तक का सबसे बड़ा बंका बस्टर हमला माना जा रहा है। दावा है कि इजराइल का यह विस्फोट नसरल्ला पर हुए हमले से भी बड़ा और विध्वंसक था। दावा है कि इजराइल ने यहां 100 बंका बस्टर बम की बरसात की थी और करीब 3000 किलो बारूद बरसाया था। दावा है कि इजराइल के इतने बड़े हमले के पीछे यहां कुद्स कमांडर कानी का मौजूद होना था। लेकिन सवाल है कि हमले में कानी की मौत या घायल होने की खबरों का आधार क्या है? वो कौन सी वजह है जो इन खबरों को हवा दे रही है? वजह नंबर 1, इस्माइल कानी की नसरल्ला के जनाजे में शामिल होने की खबर थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो जनाजे में नहीं पहुंचे। वजह नंबर 2, शुक्रवार को खेमेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से लाखों लोगों को संबोधित किया। इस संबोधन में भी इस्माइल कानी मौजूद नहीं थे। वजह नंबर 3, इस्माइल कानी एक हफ्ते से लेबनान में मौजूद थे। 2 दिनों से उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। वजह नंबर 4, इस्माइल कानी की मौत के दावों को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक ईरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया। नसरल्ला का फ्यूनरल और खेमनेई का संबोधन, इन दोनों जगहों पर इस्माइल कानी की गैर मौजूदगी जहां शक पैदा कर रही है, वहीं ईरानी सरकार की चुप्पी इस शक को यकीन में बदल रही है। कानी की मौत की आशंकाओं पर मोहर लगा रही है। ईरानी मीडिया में भी इस तरह की खबरें तूल पकड़ चुकी हैं। ईरानी मीडिया अपनी हेडलाइंस में सरकार से सवाल पूछ रही है, क्या हमारे जनरल जिंदा और ठीक हैं? क्या हम अपने कमांडर को देख पाएंगे? इस्माइल कानी की मौत की खबरें अगर सच हैं, तो ये ईरान के लिए बीते 4 सालों में लगे सबसे बड़े झटकों में से एक है, क्योंकि कमांडर कानी की मौत का मतलब इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी ऑपरेशन का बेहद कमजोर होना है। इस्माइल कानी ईरान के कुद्स फोर्स का कमांडर है। कुद्स फोर्स सभी प्रॉक्सी संगठनों को कंट्रोल करती है। प्रॉक्सी को हथियार पहुंचाने का जिम्मा भी कुद्स फोर्स के पास है। कानी के नहीं होने से प्रॉक्सी संगठन का नेटवर्क खतरे में पड़ सकता है। इस्माइल कानी की ईरान के लिए क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसे भविष्य में कासिम सुलेमानी का उत्तराधिकारी माना जाता है। साफ है, अगर दाहिया की स्ट्राइक में कानी के मारे जाने की खबरों पर मोहर लगती है, तो इसे ईरान पर इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी चोट माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के दागिस्तान के शॉपिंग मॉल में भयंकर आग लग गई है। क्रेमलिन को यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक का अंदेशा है। हमले में टॉय वेयरहाउस पूरी तरह खाक हुआ। मॉल की कई दुकानों में आग तेजी से फैली। तो ये रूस का दागिस्तान है, जहां एक टॉय वेयरहाउस में बहुत बुरी तरह आग लग गई। क्रेमलिन को अंदेशा है कि यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक की।
हालांकि बात मिडिल ईस्ट की करते हैं। मिडिल ईस्ट में लड़ाई गाजा से शुरू हुई थी और अब लेबनान के साथ साथ गाजा में भी विनाश का नया चरण शुरू हो गया है। जी हां, गाजा में इजराइल ने नए सिरे से विध्वंसक हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना एयर स्ट्राइक करके गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन भी नए सिरे से शुरू कर दिया है और कई इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लेबनान और ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल ने गाजा में विनाश का नया फेज आखिर क्यों शुरू किया, इसकी वजह देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा में तबाही का नया दौर शुरू हो गया है। गाजा में इजराइल के हमले पिछले कुछ दिनों में बहुत विध्वंसक हो गए हैं। गाजा में इजराइल ने नए सिरे से बमबारी शुरू कर दी। इजरायली सेना ने सुबह सुबह गाजा की एक मस्जिद पर एयर स्ट्राइक की। यह हमला गाजा में देर अल बलाह की एक मस्जिद और स्कूल की बिल्डिंग पर किया गया। यह मस्जिद अल अक्सा अस्पताल के नजदीक है। इजराइल के इस एयर स्ट्राइक में 24 लोगों की मौत का दावा किया गया है। इस हमले में कम से कम 100 लोग घायल हो गए। आईडीएफ ने दावा किया कि मस्जिद और स्कूल का इस्तेमाल हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में किया जा रहा था। गाजा में हवाई हमलों के अलावा इजराइल ने फिर से ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने वहां से नागरिकों को पहले ही हट जाने के लिए आगाह किया था। अब इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के बड़े हिस्से को फिर से खाली करने को कहा है। इजरायली सेना का दावा है कि हमास ने इस इलाके में अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं। हमास यहां के लोगों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए उत्तरी गाजा के इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि वो उत्तरी गाजा में हमास के सेंटर्स को नेस्त नाबूद करने तक अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। गाजा में लड़ाकू विमानों के साथ साथ इजरायली टैंक भी गरज रहे हैं। जबालिया में इजरायली सेना ने फिर से जमीनी हमले किए और साथ साथ एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ की 162वीं डिवीजन ने जबालिया कैंप को घेरकर हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि जबालिया में हमास लड़ाके फिर से जमा हो रहे हैं। ऐसे में इजराइल ने हमले करके हमास के हथियार डिपो, टनल और दर्जनों ठिकानों को तबाह कर दिया। ये हमले उत्तरी गाजा में जबालिया कैंप, जबालिया शहर और बेत लाहिया में किए गए। उधर वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना ने हमले करके बड़ी तबाही मचाई। इजरायली सेना को आशंका है कि 7 अक्टूबर को हमास के साथ जंग के पूरे 1 साल हो जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि हमास इजराइल पर नए सिरे से हमले करे। इस वजह से इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी को एक बार फिर शमशान बना देने की ठान ली। आपको याद दिला दे कि साल भर पहले हमास ने इजराइल पर हमले किए थे, जिसके बाद हमास ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। अभी भी कई बंधक हमास के कब्जे में हैं। इसके जवाब में इजरायली सेना ने हमास के अलावा उसका साथ देने वाली ताकतों को भी तबाह कर देने की कसम खाई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
तो एक तरफ अरब युद्ध खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की जंग में बहुत बड़ा और विध्वंसक मोड़ आ गया है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस की धरती पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से बहुत बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन के हमले में रूस के 3 कमांड पोस्ट और 3 एयर डिफेंस सिस्टम समाप्त हो गए। इसके बाद क्रोधित पुतिन सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को खत्म करने का ऑल राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। रूस की धरती पर यूक्रेन ने विनाश की नई और बड़ी आग भड़का दी है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस को एक बार फिर से बड़ा जख्म दे दिया है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस में स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद रूस के सैन्य ठिकाने बुरी तरह से जलने लगे। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस में लंबी दूरी के कई हमले किए। यूक्रेन ने रूस में 20 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद रूस में बहुत बड़ी तबाही हो गई। यूक्रेन के बारूदी वज्रपात में रूस के 3 कमांड पोस्ट समाप्त हो गए। कमांड पोस्ट पर मौजूद रूस के कई घातक हथियार जल गए। यूक्रेन के हमले में रूस के 3 बक एयर डिफेंस सिस्टम भी भस्म हो गए। यूक्रेन ने रूस में 50 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स अब नए ड्रोन से हमले कर रही है। इस ड्रोन का नाम है ड्रैगन ड्रोन। रूस के दागिस्तान में बहुत बड़ी आग भड़क गई है। वहां एक शॉपिंग मॉल आग की लपटों में घिर गई है। माना जा रहा है कि यह आग यूक्रेन के हमले के बाद लगी। यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा जख्म दे दिया है। इससे बौखलाई पुतिन की सेना ने यूक्रेन को समाप्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। रूस 1 दर्जन फ्रंट पर यूक्रेनी फोर्स की कब्र खोद रहा है। कुर्स्क में रूस ने Su-34 से विध्वंसक बमबारी की। यूक्रेन के ठिकाने और हथियार तबाह हो गए। ओडेसा में रूस ने ड्रोन हमला किया। हमले से कई इमारतें तबाह हो गई। सूमी में रूस ने एक के बाद एक 8 जगहों पर धमाके किए। खेरसोन में रूसी विस्फोट की वजह से 6 इमारतें बर्बाद हो गई। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के 2 ठिकाने और 3 हथियार गोदाम तबाह हो गए। रूस ने विनाश की ऐसी बरसात की कि यूक्रेन के 1 दर्जन शहर बुरी तरह से थर्रा गए। रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर 115 ड्रोन फायर किए। 27 स्कंदर मिसाइलों से विस्फोट किया तो 56 Kh-59 मिसाइलों से भी धावा बोला। इसके बाद यूक्रेन की धरती बुरी तरह से जलने लगी। यूक्रेन का आरोप है कि रूस उत्तर कोरिया की मिसाइलों से भी हमले कर रहा है। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कम है, लिहाजा वो रूस के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे लग रहा है कि हथियारों और सैनिकों की कमी की वजह से यूक्रेनी फोर्स जल्द ही सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत फर्स्ट।
और 24 घंटे पहले समंदर में न्यूजीलैंड का नेवी शिप समंदर में समा गया। नेवी शिप के डूबने की वजह से इसमें लगी आग बताई जा रही है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। शक है कि इसमें रूस का हाथ है। यूक्रेन रूस की जमीन को दहला रहा है। उसके न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है। इन सब की वजह है ज़ेलेंस्की के सैनिकों को पश्चिमी देशों से मिले हथियार। नाटो देश के हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की कुर्स्क में अब तक टिके हुए हैं। पुतिन कई बार पश्चिमी देशों को इसका खामियाजा भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन अब बहुत जल्द रूस यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चला सकता है, जिसका ट्रेलर न्यूजीलैंड से सामने आया है। समंदर में डूबता यह जहाज न्यूजीलैंड की नौसेना का है, जो समाओ के तट पर आग लगने की वजह से डूब गया। न्यूजीलैंड के इस नेवी शिप का नाम मनावानुई था। मनावानुई एक पेट्रोलिंग शिप था। समाओ के दक्षिणी तट पर रात के वक्त गश्त कर रहा था। अचानक शिप में खराबी आ गई। कुछ देर बाद शिप में आग लग गई। सुबह 9 बजे तक शिप समंदर में समा गई। हादसे के वक्त शिप पर 75 लोग सवार थे। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन अचानक मनावानुई में लगी इस आग ने रूस को सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह रूस का सैबोटाज हमला था, जिसके जरिए रूस ने न्यूजीलैंड को चेतावनी देने की कोशिश की। दरअसल न्यूजीलैंड यूक्रेन का बड़ा मददगार देश है। जंग शुरू होने से अब तक न्यूजीलैंड $130 मिलियन की मदद भेज चुका है। वो यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग भी देता है। यूक्रेन से खुफिया जानकारियां साझा कर रहा है। कुर्स्क में घुसने से पहले ज़ेलेंस्की रूस पर सैबोटाज हमले कर रहे थे। माना जा रहा है कि अब पुतिन सैबोटाज हमलों के जरिए नाटो देशों को आने वाली तबाही का मैसेज देना चाहते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के हमले ब्रिटेन और जर्मनी से लेकर अमेरिका तक में हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। अमेरिका के लास वेगस में एयरपोर्ट के रनवे पर एक विमान में आग लग गई। विमान के इंजन में अचानक धुआं उठता देखकर अफरा तफरी मच गई। जिस समय विमान में यह आग लगी उस वक्त उसमें करीब 200 लोग सवार थे। विमान में आग लगने के बाद क्या हुआ, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। एयरपोर्ट पर अगर किसी विमान में आग लग जाए तो जरा सोचिए उस विमान में सवार लोगों की क्या हालत हो सकती है। जरा सोचिए कोई विमान इस तरह से आग पकड़ ले तो विमान में सवार यात्रियों को बचाने के लिए एयरपोर्ट पर कैसी अफरा तफरी मची होगी। ये विमान रनवे पर दिख रहा है और उसमें आग लग चुकी है। विमान से लपटें उठ रही हैं और धुआं भी दिखाई दे रहा है। यह घटना अमेरिका के लास वेगस में हुई।
जहां बहुत बड़ा हादसा टल गया। रिपोर्ट्स के अनुसार लॉस वेगस में लैंडिंग के दौरान फ्रंटियर एयरलाइंस के विमान में आग लग गई। सान डिएगो से आ रही लॉस वेगस जाने वाली फ्रंटियर एयरलाइंस की उड़ान 1326 को लॉस वेगस से हैरी रीड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। पायलटों ने विमान के इंजन में धुआं उठता देखा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लैंडिंग के समय विमान में लपटें उठ रही हैं। इसके बाद पायलटों ने लॉस वेगस में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। अच्छी बात यह रही कि इस हालात से निपटने के लिए एयरपोर्ट पर पहले से ही पूरे बंदोबस्त थे और विमान में आग तुरंत बुझा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में 7 क्रू मेंबर्स समेत कुल 197 लोग सवार थे। सभी यात्रियों को समय रहते विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया। विमान में सवार किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एयरलाइंस के मुताबिक फ्लाइट में मौजूद किसी भी शख्स के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि घटना के बाद विमान में आग के कारणों की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।